Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I select the topic active and passive voice. इस पे बहुत से रिक्वेस्ट आए थे कि सर आपने अभी तक एक्टिव एंड पैसिव का सीक्वल शुरू नहीं किया, तो मैंने सोचा कि इस पे शुरू किया जाए और आज अल्लाह के फजल करम से इसका पहला लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। AP मतलब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेक्चर 1। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ आ जाए। सबसे पहली चीज़ इसमें ये समझाने के लिए कि एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक सेंटेंस दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोज मैंने लिखा ही इज PLAYING, he is playing HOCKEY, hockey, he is playing hockey। ओके, एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा। अब देखिए जब मैंने ये लिखा ही इज प्लेइंग हॉकी, ठीक है, तो एक सेंटेंस तो ये देख। अभी मैं कुछ बता नहीं, सिर्फ सेंटेंस लिख रहा हूँ। सेंटेंस नंबर 2 हमारे पास है कि हॉकी HOCKEY, हॉकी इज बीइंग प्लेड, hockey is being played by him। ये दो सेंटेंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, सिर्फ सेंटेंस दिए। ही इज प्लेइंग हॉकी, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हिम। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि सर ये सेंटेंस एक्टिव है, ठीक है, और ये जो है नंबर 2, ये जो ये पैसिव, PASS, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये पैसिव है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्टिव क्यों है और पैसिव क्यों है, ये एक्टिव क्यों है और ये पैसिव क्यों है, अगर मैं ये पूछूं आपसे तो शायद हो सकता है कि आप थोड़े से परेशान हो जाए, सोच में पड़ जाए कि ये एक्टिव क्यों है और पैसिव क्यों है। देखिए एक्टिव एंड पैसिव तो तकरीबन माशाल्लाह हर टीचर ही इंग्लिश का पढ़ाता है, लेकिन मेरे व्यूवर्स इस बात को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि एक्टिव होता क्यों है, इसकी रीजंस कौन कौन से हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इधर देखिए, एक सेंटेंस में ये 3 चीजें, एक होता है और से देखिएगा एजेंट, AGENT, एक होता है एजेंट, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट, और तीसरी चीज होती है सब्जेक्ट। अब इन तीनों का ताल्लुक पैसिव वॉइस से बड़ा इंपॉर्टेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब ये बताइए एजेंट कहते किसे, इस 3 बातों को अपने ध्यान में रखिए। एजेंट कहते किसे, एजेंट कहते हैं DOER, डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी काम करने वाले शख्स को हम क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है भाई, जब ये एजेंट है डूअर ऑफ एन एक्शन तो वो एजेंट होता है, ठीक है। तो फिर ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट सुन लीजिए, ये कहलाता है रिसीवर, RECEIVER, रिसीवर ऑफ द इफेक्ट, EFFECT, effect of an action, effect of an
एक्शन, ये कहलाता है रिसीवर ऑफ द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन। जो एक्शन हो रहा है उसका असर, एक्शन का असर जिस पर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। इसको अक्सर यूं भी कहा जा सकता है कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन, वो भी ठीक है, लेकिन इफेक्ट ऑफ एन एक्शन ये इंपॉर्टेंट, उसे हम ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कहलाता है टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग अबाउट, ABOUT, अबाउट इन अ सेंटेंस, TENC, sentence, talking about in a sentence, that is called subject. Talking about in a sentence मतलब जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए वो हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट। अच्छा याद रखिए, ये एजेंट एज अ सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी एज अ सब्जेक्ट हो सकता है। एजेंट भी एज अ सब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी एज अ सब्जेक्ट हो सकता है। अपने जहन में ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इसमें जो ही है, ये क्या है भाई? ही इज प्लेइंग हॉकी। भाई हॉकी कौन खेल रहा है? भाई एक्शन कौन कर रहा है? ही। तो ही इज डूअर ऑफ एन एक्शन, ही इज प्लेइंग हॉकी। तो ये यहां पर एजेंट तो है, ये यहां पर क्या है? AGENT, एजेंट तो है, एजेंट है, लेकिन ये इस वक्त यहां पर सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस भी है। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस भी है। इज क्या है? इज इसका हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्या है? ये इसका प्रिंसिपल वर्ब है। ओके, और अब हॉकी क्या है? अगर हम कहते हैं ही इज प्लेइंग, यहां पे व्हाट, क्या खेल रहा है भाई? ही इज प्लेइंग व्हाट, तो व्हाट यहाँ पर जो है, जो वर्ड का आंसर दे वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हॉकी क्या है? यहाँ पर हॉकी जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एजेंट जो है यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो एजेंट एज अ सब्जेक्ट भी हो सकता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझिए। अभी बताया रिसीवर ऑफ द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन। अब देखिए ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो प्रिंसिपल वर्ब है, जैसे हम एक्शन कह रहे हैं, ACTION, एक्शन। एक्शन क्या हो रहा है? प्लेइंग, खेला जा रहा है। ठीक है, इसका एक्शन को जो रिसीव कर रहा है वो हॉकी है। हॉकी इज एन ऑब्जेक्ट, हॉकी। तो याद रखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले ये भी बता दूं आपको। इसको यूं समझ लीजिए, OBJ मैंने लिखा था इसको पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर में, देख लीजिएगा इसको, कि एक लेक्चर है उस पर मैंने बताया ऑब्जेक्ट हमें इन दो चीज का आंसर देता है। या तो हमें ऑब्जेक्ट आंसर देगा व्हाट, ठीक है, क्या खेला जा रहा है भाई? हॉकी खेला जा रहा है, इसलिए व्हाट। या फिर हमें आंसर देगा होम का। जो हमें व्हाट या होम का आंसर दे इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सो भाई हम क्या खेल रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो हॉकी हमारे पास आ गई। ठीक, अब देखिए ये है हमारा एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव क्यों होता है इसकी भी रीजन आपको बता दूं। ये एक्टिव सेंटेंस से एक्टिव क्यों कहते हैं मेरे भाई? पूरा सेंटेंस एक्टिव नहीं होता, एक्चुअली ये सब्जेक्ट से एक्टिव एंड पैसिव बनते हैं, एजेंट से एक्टिव एंड पैसिव करते हैं। इसमें देखिए एक्ट कौन कर रहा है? एक्ट कौन कर रहा है? ये भाई डूअर और एजेंट क्या कहलाता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन। तो यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है, तो सब्जेक्ट जो है आपका ACTIV एक्टिव है, SUB सब्जेक्ट जो है ये आपका इस वक्त, ये जो सब्जेक्ट है इसको मैं बता रहा हूँ, ये क्या है? ये एक्टिव है ना, ये सब्जेक्ट यही तो एक्शन कर रहा है, इसलिए सेंटेंस पूरा एक्टिव वॉइस है। गेटिंग? यहां तक बात समझ आई है? तो इसमें देख लीजिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, एक्शन है और ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए एक्टिव है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एन एक्शन है। ओके, इसलिए अब देखिए एजेंट जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ये बताया था, ठीक है। फिर मैंने ये भी कहा था ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट कैसे? देखिएगा यहां पे हमारे पास एक वर्ड है हॉकी, ठीक है। हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या है? हॉकी क्या है यहां पर? अब कुछ लोग कहेंगे हॉकी सब्जेक्ट,
ठीक है भाई डियर सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट में आ रहा है, ठीक है तो ऑब्जेक्ट ही ना, यानी सब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता क्या है अभी हमने बताया था जो व्हाट और whom का आंसर दे। अब हम दे इसको जो हम पढ़ेंगे ये है तो यानी वहां से ऑब्जेक्ट इसकी बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर जो इस्तेमाल हो रहा है वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा था कि सब्जेक्ट होता है क्या, टॉकिंग अबाउट इन अ सेंटेंस। भाई सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हॉकी इज बीइंग प्लेड, हॉकी खेला जा रहा है। अब देखिए हॉकी खेला जा रहा है, हॉकी इज बीइंग प्लेड, तो अब फोकस किस पर है, हॉकी पर है, तो हॉकी एज अ सब्जेक्ट ए डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है। अब यहां पर जो लफ्ज हॉकी है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि भाई व्हाट इज बीइंग प्लेड, हॉकी इज बीइंग प्लेड, तो हॉकी क्या है, सब्जेक्ट है। गेटिंग आ रही बात समझ में? अब देखिए सेंस तो इसकी ऑब्जेक्ट की है, यहां पर सब्जेक्ट टॉकिंग अबाउट है ना, सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, हॉकी के बारे में, तो फोकस किस पर है, ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट पर है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ हमने सब्जेक्ट किया, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यानी हमारे पास क्या है, एज सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोकस हमारा ऑब्जेक्ट पर है, ठीक है। अब देखिए ये इसलिए पैसिव है क्योंकि इसमें डूअर ऑन अफेक्शन, एजेंट जो है ना, एजेंट वो ये एजेंट जो है वो ये बाय हिम, इसके जरिए हॉकी खेला गया है। तो भाई यहाँ पर एजेंट जो है पैसिव का, जो पैसिव हम बनाते हैं उस वो क्यों बनाते हैं, क्या वजह होती है, गौर से सुन लीजिए। पैसिव वॉइस बनाने की जो वजह होती है, पहले ये बता दूं कि व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस। जब एक्टिव है तो भाई हम पैसिव क्यों बनाते हैं, इसकी वजह आपको बताता चलो, इसको ध्यान में रखिएगा, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। ओके देखिए इसको जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने की रीजंस क्या होते हैं। नंबर 1, ये मैं आपको इसकी रीजंस बता रहा हूं पैसिव की, ठीक है ना, REASON, रीजंस टू मेक पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव VOIC। रीजंस क्या है पैसिव वॉइस बनाने की, भाई सबसे पहली रीजन ये क्या है कि ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट इज subject of a sentence, object is subject of a sentence, subject of a SENTENC sentence। पहली रीजन ये होती है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब देख लीजिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बन गया है, ऑब्जेक्ट अब इस पे फोकस है, इसलिए। दूसरी रीजन सुन लीजिए, दूसरी रीजन इसकी क्या होती है, दूसरी रीजन ये होती है एजेंट, AGENT, एजेंट इज UNKNON, या तो अननोन होता है और या अननोन होता है या लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, LEAST, लीस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट। अब कैसे एजेंट लीस्ट इंपॉर्टेंट कैसे होता है, अभी बताता हूं। सपोज अगर ये कहा जाए कि someone has stolen my watch, someone has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब जब इसको हम पैसिव कहेंगे तो यूं कहेंगे कि my watch has been stolen by someone, लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है ना वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पैसिव बनेगा फिर। इसी तरह जो है अगर ये कहा जाए कि द थीव्स वर कॉट बाय द पुलिस, अब बाय द पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है या लीस्ट इंपॉर्टेंट है, या बाद अननोन होता है, उससे नहीं पता, जैसे समवन पता ही नहीं है कौन है, तो इसलिए जरूरत ही नहीं। इसमें जो दूसरा सेंटेंस है बाय द पुलिस, तो पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें अंडरस्टूड है और लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। एक और वजह बता दूं पैसिव वॉइस बनाने की, ठीक है, इसमें ये हमारे पास एक अंदाज होता है, A for formidable, formidable way of speaking,
फॉर्मिडेबल ऑफ वे ऑफ स्पीकिंग से क्या मुराद है? फॉर्मिडेबल वे ऑफ स्पीकिंग से मुराद, सपोज मैं कहता हूं ओपन द डोर, ये फॉर्मिडेबल वे। मैं कहता हूं लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, शाहाना अंदाज, बादशाहों का अंदाज, बड़ा ही यानी रौबदार अंदाज, शाहाना अंदाज, इंपैरेटिव वे, उसे कहते हैं फॉर्मिडेबल वे। तो जब इसकी जरूरत होती है तो सब भी हम पैसे बनाते हैं। अब जैसे सपोज अगर कोई किंग है, कोई बड़ा ऑफिसर है, तो ये तो नहीं कहेगा कि ओपन द डोर, वो तो कहेगा लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खोला जाए। ओके, तो ये रीजंस है, ये अपने सामने रख लीजिए। इन रीजंस की वजह से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। गेटिंग? यहां तक उम्मीद है समझ आ गया। तो अब ये हॉकी जो है ना, ये सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस है। गेटिंग? अब ये इस वक्त ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट? और ये जो ही है, ये यहां आकर ये भी एजेंट है, इस वक्त भी एजेंट है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, जो एजेंट होता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। यहां तक क्लियर हो गई ये बात? ओके, अब आइए इसके कुछ स्ट्रक्चर्स पर कि इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं और वो क्या होता है। ठीक है, उम्मीद है कि अल्लाह की जात से ये इंशाल्लाह समझ आ रहा होगा आपको। कैन आई रिमूव इट? ओके, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ हमारे टीचर हजरात क्या आते हैं, उसमें फॉर्मूला जब इसका ड्रॉ करते हैं एक्टिव एंड पैसिव का, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। तो भाई ये वाला फॉर्मूला इससे अवॉइड कीजिए। जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ उसे देखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने लगेगा। अब देखिए हमारे पास एक इसका जो फॉर्मूला है, पहले मैं लिख रहा हूँ एक्टिव, ठीक है ना, फिर एक्टिव का फॉर्मूला, एक्टिव वॉइस। ये देखिए एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, ठीक। अब यहां मैं एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिख रहा हूं। एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले में सबसे पहले हमारे पास आएगा AGENT, एजेंट। एजेंट प्लस, अभी मैंने बताया एजेंट एज अ सब्जेक्ट भी हो सकता है। एजेंट प्लस हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, जो हेल्पिंग वर्ब है याद रखिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इसमें इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंपल में नहीं करते। तो देख लीजिए इसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल तमाम सेंटेंसेस की नहीं है, ठीक है, लेकिन एक जनरल वे। फिर उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब, ठीक है ना, आप एक्टिव में वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? प्रिंसिपल फॉर्म। हम यूं कर लेते हैं प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, जो भी प्रिंसिपल फॉर्म, मेन वर्ब जिसे हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो, कोई कॉम्प्लीमेंट हो, कुछ भी, लेकिन एक्टिव का फॉर्मूला हमारे पास ये ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। इससे हम एजेंट कहेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एजेंट है। अब पैसिव का जो फॉर्मूला बनता है वो देख लीजिए। पैसिव वॉइस, जब हम पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनाएंगे वो क्या होगा, उसे हम नोट कर लेते हैं। इसमें बहुत सी जगह ये होता है कि पैसिव वॉइस में हमें एजेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। उसकी रीजन भी मैं अभी बताऊंगा, एक दो तो मैं अभी बता चुका हूं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम इधर ले आएंगे, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को हम इधर ले आएंगे, यानी हमने क्या कर दिया, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर लगा दीजिए सबसे आसान चीज बता रहा हूं, बी वर्ब। अब ये बी वर्ब क्या होता है अभी देखिएगा, ये बी वर्ब है क्या चीज, ठीक है। ये बी वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ब है, इसको स्मॉल फॉर्म में लिख देते हैं। बी वर्ब लगाना है प्लस, बी वर्ब के बाद क्या लगाना है ये भी बता रहा हूं मैं आपको। बी वर्ब, बी वर्ब के बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक। इसके बाद हमारे पास जनरल वे में, जनरल वे बता रहा हूँ, प्रेपोजिशंस बाय लगा देंगे। फिर उसके बाद ये जो एजेंट है, ये एजेंट इधर आ जाएगा, AGENT, एजेंट, ठीक है। अब देखिएगा अक्सर ये होता है कि लिखवा देते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब और फिर थर्ड फॉर्म बाय और फिर उसका सब्जेक्ट। अरे भाई ये एजेंट जो है सब्जेक्ट है, तो इधर आकर फिर ये सब्जेक्ट कैसे होगा? भाई एजेंट एज अ सब्जेक्ट है तो फिर इधर आके ये सब्जेक्ट का लिखवाने दो ऑब्जेक्ट, तो ये सही नहीं है। सुन लीजिए, वो एजेंट है, ठीक है। अब देखिए बी फॉर्म क्या चीज है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। आपने पहले भी समझा होगा, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी फॉर्म लाजमी लगती है, इसके बगैर कोई पैसिव नहीं बनता। बी फॉर्म में देखें 1 2 3 और ये 4। बी फॉर्म से मुराद मेरी क्या है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बी की फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द बी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द बी और फोर्थ फॉर्म ऑफ द बी कौन से होते हैं? बी की फर्स्ट फॉर्म, इसे मैं एक रेड मार्कर से लिख दूं ताकि आपको ये बहुत आसानी से समझ। बी की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, वो होती है इज, वो होती है एम, वो होती है आर। ये बी की कौन सी फॉर्म में आती है? ये आती है आपकी फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है ना, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। बी की जो सेकंड फॉर्म होती है, जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, वो आती है वॉज में, ठीक है, या फिर उसकी वर। ये ध्यान में रखते जाइए, वॉज या वर। ये बी की कौन सी फॉर्म हो गई? ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बी की। बी की जो थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वो होती है बीन, BEEN बीन। ये बी की थर्ड फॉर्म में आ गई। बी की जो फोर्थ फॉर्म होती है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो होती है BEING बीन। ये लीजिए, ये 4 फॉर्म वर्ब की मौजूद है यहाँ पर। इसी में एक बात आपको बताता चलूं कि याद ये ध्यान में रखिएगा कि बी की जो फॉर्म्स हैं, पहले वर्ब, वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। कुछ फिफ्थ फॉर्म भी ले आते हैं, कहते हैं एस और ईएस लगा के फिफ्थ फॉर्म भी होती है। तो माय डियर सुन लीजिए, जो ये कहते हैं कि इस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म्स होती हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ, चैलेंज तो नहीं करता, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, मैं तो बहुत खाकसार सा एक आज सा बंदा हूं। सिर्फ उन्हें ये कहना चाहता हूँ, अगर 5 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, तो बता दीजिए बी की 5वीं फॉर्म क्या है? बताइए बी की 5वीं फॉर्म क्या है? भाई 4 ही फॉर्म होती है बी वर्ब की। ओके, आइए देखिए ये है। अब ये मैंने क्यों बताया है, इसे समझने की कोशिश। ये है हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, याद रखिए। एक सेंटेंस लिखता हूं, उम्मीद है समझ में आएगा। देखिए, अगर मैंने लिखा द ग्लास, GLASS, बल्कि ग्लास नहीं, बल्कि मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, मैं ये लिखता हूं द बुक, द BOOK, द बुक इज, और अब आगे लगा दो डैश, द बुक इज डैश। देखिए ये सेंटेंस लिखा क्यों है, ये समझाने के लिए कि ये जो थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना पैसिव में, ये जो थर्ड फॉर्म लगती है, इससे पहले जो हेल्पिंग होता है, तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये इसके एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होती है और एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होती है। देखिएगा कैसे। अब देखिएगा, मैं लिखता हूं द बुक इज, अब द बुक इज ये किताब जो है, अब मैं इसको लिखता हूं तो आगे यहां जो भी लगाऊंगा मैं कोई ना कोई एडजेक्टिव भी लगाऊंगा ना भाई। द बुक इज, अब इसका जो मैं एडजेक्टिव लगाऊंगा, तो द बुक इज, या तो मैं लिखूंगा एक्सपेंसिव, EXPENSIV, द बुक इज एक्सपेंसिव, या मैं लिखूंगा द बुक इज प्रीशियस, या मैं लिखूंगा द बुक इज इंटरेस्टिंग, कोई ना कोई एडजेक्टिव लगाऊंगा। हाँ, इसे यूं भी लिख सकता हूं, द बुक इज, अगर मैं एक्सपेंसिव को हटाऊं, मैं यूं भी लिख, द बुक इज टॉर्न, TORN, टॉर्न, द बुक इज टॉर्न, मतलब ये किताब फटी हुई है, फाड़ी गई नहीं है, फटी हुई है। दिस मार्कर इज एक्सपेंसिव, दिस मार्कर इज ब्रोकन, दिस मार्कर इज ब्रोकन। अगर मैं लिखता हूं और से देखिएगा, दिस marker, MARKER, this marker is BROKEN, broken। तो भाई यहाँ broken जो है ना, ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, और ये स्टेट बनाने के लिए।
तो एक बात और लिख लीजिए अपने पास पैसिव में कि जो हम उसका एक्शन वर्ब होता है, ये जो प्रिंसिपल वर्ब होता है, उसको हम स्टेट बनाते हैं और वो एडजेक्टिव की फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा होता है, इसलिए हम इसे थर्ड फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहे होते हैं। गेटिंग? यहां तक बात समझ आइए? तो ये है इसका एक फॉर्मूला। अब देखिए कि ये जो बी फॉर्म है ये क्यों लगाया गया, इसका फॉर्मूला क्या है, इसको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अपने जहन में इस बात को रखिएगा कि हमारे पास ये जो बी वर्ब है ना, इसके बगैर वर्ब की कोई पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। बी फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ओके, इसके बगैर कोई पैसिव नहीं हो सकता। बगैर एजेंट के भी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के भी बन जाए, लेकिन ये जो चीज है इसके बगैर नहीं बन सकता। अब देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है हमारे पास, इसको कैसे हम यूज करते हैं। अक्सर देखा होगा आपने कि लोग यानी पैसिव वॉइस के फॉर्मूले क्रिएट करने के लिए हर टेंस के अलग अलग फॉर्मूले बना रहे होते हैं और इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले बन जाते हैं, फिर वो पैसिव याद करते करते बच्चे परेशान हो जाते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए बस कि बी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कैसे। देखिए एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। एग्जांपल्स में नंबर 1 सेंटेंस हमारे पास है। अगर मैं कहता हूं he plays, Plays, he plays HOCKEY, he plays hockey, EVER every day, ठीक है, he plays hockey every day। अब जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला सामने मौजूद है। अब लेकिन बात यह है इसमें कि आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है इसमें से, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है यह भी मैंने आपको बताया था कि आप वर्ब तक पहुंचिए और रुक जाइए। ही प्लेज व्हाट, भाई ये रहा व्हाट, हॉकी। ही प्लेज व्हाट, वो क्या खेलता है, जो एक्शन व्हाट का आंसर दे, जो वर्ब वो आपका उसका ऑब्जेक्ट होगा, या फिर जो किसका आंसर देगा, whom का आंसर देगा, ठीक है ना, ये उसका आंसर है। अभी मैं whom की भी एक एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पुट करना है। तो हमने ऑब्जेक्ट पुट किया यहाँ पर हॉकी, HOCKEY, हॉकी, ठीक है। अब हॉकी यहां हमने लिखा, ठीक है। इसके बाद हम इसके लिए यहां मैं कह रहा हूं यहाँ बी फॉर्म के लिए जगह छोड़ दो, ठीक है ना, हॉकी। अब हमने करना क्या है, अभी बी फॉर्म की जगह छोड़ दे, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले पुट करनी है। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, PLAYED, प्लेड। आ गई यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद क्या करना है, बाय लगा दीजिए, ठीक है। बाय के बाद हमने क्या करना है, जो यहाँ एजेंट है उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाइए, जो प्रोनाउन का, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हिम। तो ये आ गया हिम, तो हॉकी प्लेड बाय हिम। अब रह गया हमारे पास यहाँ के इसमें क्या किया जाए। अब देखिए यहाँ पर ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो जनाब आप क्या कीजिए, इस फर्स्ट फॉर्म को बी की फर्स्ट फॉर्म में ले जाइए। बी का वर्ब लगाना है, इससे पहले इसकी तो एक्शन फॉर्म ये आ गई मेन प्रिंसिपल। अब बी की फॉर्म लगाना है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो इसका मतलब इनमें से ही कोई एक आएगा, इनमें से, प्रेजेंट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, इन्हीं में से कोई आएगा। अब इनमें से जब कोई एक आएगा तो देखिए हॉकी क्या है, सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आएगा, इज। तो आप यहाँ क्या लगा दीजिए, इज। तो क्या होगा, हॉकी इज प्लेड बाय हिम। तो ये बन गया आपका पी से पैसिव और ये ए से एक्टिव। इसमें देखिए हॉकी ऑब्जेक्ट तो है, हॉकी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस है, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस है या नहीं है, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इस पे फोकस है, इसलिए हम क्या बनाएंगे, इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। गेटिंग? यहां तक बात समझ आ रही, बड़ा आसान सा है। देखिए इज लगा दिया, यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, यहाँ सेकंड फॉर्म हो तो बी की सेकंड फॉर्म लगा दी। एग्जाम्पल नंबर 2 लेके देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको समझाने के लिए। तो देखिए सपोज अगर यहाँ होता, इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं ही, अभी प्रेजेंट के ले रहा हूँ, ठीक है ना। ही इज बीइंग कर दो, BEIN, सॉरी, ही इज प्लेइंग,
क्या कर दूं, ही इज PLAYING, ही इज प्लेइंग हॉकी, HOCKEY हॉकी। अब देखिए ही इज प्लेइंग हॉकी मैंने कर दिया। अब इसमें बात क्या, ये एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये एजेंट एक्टिव है यहाँ पर। अब इसके जब पैसिव बनाएंगे तो हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसको सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, HOCKEY हॉकी। अब हमने ये जो इज है ना, इसको हम यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक, इसको हमने जगह छोड़। अब ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की भाई, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है वर्ब की, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है सबसे पहले। वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होता है, PLAYED, प्लेड हो गई, बाय हिम, HIM, हिम। यहां तक आ गए। अब बचा हमारे पास ये देखना है कि इसकी ये जो फोर्थ फॉर्म है, तो भाई इसमें सबसे पहले देखिए इज, तो हॉकी के साथ इज आएगा, इज ऐसी आ गया, ठीक है ना। अब हमने देखना है कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, तो भाई बी की भी फोर्थ फॉर्म में है। बी की फोर्थ फॉर्म क्या है, बीइंग, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहां हम क्या लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म है, तो भाई बी की भी फोर्थ फॉर्म लगेगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, BEING, बीइंग। तो क्या हो गया, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हिम। अंडरस्टूड, क्लियर हो रही है बात। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए कितना आसान है, इसे हमने कितना मुश्किल बना दिया। भाई अगर सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड दीजिए। सपोज अगर यूं लिखता हूं, ही हैज, इसी सेंटेंस को लेते हैं, सपोज ही हैज, चलो यूं करते हैं, ही हैज इटन, EATEN, ही हैज इटन डिनर, DINNER, डिनर, ही हैज इटन डिनर। अब ऑब्जेक्ट पहचानिए क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट ये रहा भाई, डिनर। तो हम क्या करेंगे, DINNER, डिनर, ठीक। अब देखिए इसको हम यहां पर फिर छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। देख इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, यही होते हैं, EATEN, इटन। अब आप कहेंगे कि ये थर्ड फॉर्म कैसे भाई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे, याद रखिए इससे पहले ये एक हेल्पिंग वर्ब मौजूद है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होते, उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा, इसलिए वो थर्ड फॉर्म होगी। और सेकंड फॉर्म, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। सेकंड फॉर्म कभी भी अपने साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करती, वो अकेले इस्तेमाल होते, ठीक है। इसलिए ये सेकंड फॉर्म नहीं है भाई, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें कि इटन यहाँ आ गया, अब हमने क्या किया, बाय लगा दिया फॉर्मूले में के लिहाज से, और फिर ही की जगह हमने ये लगा दिया हिम, ठीक है ना। अब देखिए ये डिनर, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ना भाई। यहाँ हैज और हैव जो है ये इसके लिहाज से आया था थर्ड पर्सन, यहाँ इसी के लिहाज से लगा दीजिए। अब ये हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है इसको ऐसे लगा दीजिए, यहाँ पर ये आ गया आपके पास हैज, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अब रह गया हमारे पास ये इटन, इटन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ना, मेन एक्शन वर्ब। अब देखिए इस एक्शन वर्ब में थर्ड फॉर्म क्या है, बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। तो अब यहाँ क्या लगा देंगे, BEEN, बीन। तो ये क्या हो गया, डिनर हैज बीन इटन बाय हिम। अंडरस्टूड, आई थिंक सो यू हैव गॉट माय पॉइंट। मुझे लगता है कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा होगा। नंबर 4 एग्जाम्पल दे देता हूं। सपोज he WATCHED, he watched a movie, 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 LAST, last night, NIGHT, night। अब देखिए he watched a movie last night, इसमें ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट पहचानिए क्या है जनाब, ये ना आ मूवी, पूरा आ मूवी, सिर्फ मूवी नहीं, तो क्या हो जाएगा, MOVI, आ मूवी। अब हम इसकी जगह यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये छोड़ दी हमने, लीजिए। अब ये जो है इसकी थर्ड फॉर्म लगाइए वॉच की, WATCHED, वॉच। अभी देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अभी मैंने बताया था। अब आप कहेंगे ये थर्ड फॉर्म भी होती है, तो थर्ड फॉर्म के लिए मैंने बताया था सेकंड फॉर्म से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो नहीं है ना, इसलिए सेकंड फॉर्म है, ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर इससे पहले कोई हेल्पिंग होता तो फिर ये थर्ड फॉर्म हो जाती, तो सेकंड फॉर्म है, ठीक। अब हम देखेंगे कि अ मूवी वॉच्ड
लास्ट नाइट इसे ऐसे ले लीजिए, LAST लास्ट, NIGHT नाइट, बाय हिम, HIM हिम, ठीक है। अब यहां देखेंगे कि जनाब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या, वॉज या वर्ब। अब देखिए मूवी सिंगुलर है ना, तो इसके लिहाज से भी वॉज सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, मूवी वॉज। तो अ मूवी वॉज वॉच्ड लास्ट नाइट बाय हिम। ये लास्ट नाइट जो है ना, इसे हम बाय हिम के बाद भी ले जा सकते हैं, कोई मजे का नहीं है, लेकिन इसे यूं लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अंडरस्टूड। इसके बी के फॉर्मूले को अपने जहन में रखिए और इंशाल्लाह सारे जो है ना ये बनते चले जाएंगे, इसमें कोई गलती नहीं होगी। ये एक छोटी सी मेरी कोशिश थी कि मैंने सोचा कि आपको इस तरह एक्टिव एंड पैसिव का एक पहला लेक्चर जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो दे दूं, ताकि आपको ये समझ आ जाए। रीजंस मैंने आपको बता दिए थे पैसिव बनाने के, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे जैसे और रीजन सामने आते जाएंगे वो भी आपको बताते जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज इसे कमेंट कीजिए और कन्वे कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लेक्चर समझ में आने लगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।